ओके देखो, तो अब हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इसमें टॉपिक पढ़ते हैं बच्चा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो मिक्सचर में क्या होता है कि वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का बना होता है इन एनी रेशियो, है ना, इन एनी प्रोपोर्शन। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना होता है। पहला बात इतना इतना याद रखना कि इट कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सेम टाइप ऑफ क्या होता है मैं बताता हूं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बस बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लाना, ठीक है। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। अब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स है तो उसको एलिमेंट कह देते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसको कंपाउंड कह देते हैं। क्या मतलब है समझाता हूँ, सुना अच्छा से। जैसे तुमको पता है कि जैसे मैं तुम बताऊं कि वाटर है, ओके सुनना अच्छा से। मैं यहाँ पर पहले ही बात लिख देता हूँ कि अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है तो पार्टिकल या तो एटम की बात हो रही है या तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो सेम टाइप ऑफ, मैं लिख देता हूँ, सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर होगा, ओके एटम्स, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बाबू, एलिमेंट्स, कॉल्ड एलिमेंट्स, ओके। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, रटना नहीं है, समझो पहले, अभी मैं फील भी करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। मॉलिक्यूल्स, ओके, तो उसको क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे, ओके क्लियर हो गया। सेम टाइप ऑफ एटम्स है तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे O2, एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम से बनता है। तो ऑक्सीजन की केवल बात करेंगे, ऑक्सीजन O2 जो है, तो दो ऑक्सीजन सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन तो सिंगल, ऑक्सीजन जो एटम है ना वो एलिमेंट है सिंगल, हाँ। मगर कंपाउंड किसको बोलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिला हुआ। जैसे वाटर का एग्जांपल देता हूं पहले को, वाटर, ओके। वाटर के बारे में, ये वाटर का जो ये फॉर्मूला बनाया गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल। अब ऐसे तुमको पता है, देखो जैसे वाटर का कैसे स्ट्रक्चर होता है बता दो, स्ट्रक्चर बाद में बात करेंगे। पहले देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम है, देख रहे हो, उसके बाद दो हाइड्रोजन एटम है, क्या बताओ, देख रहे हो, ये भोपूलाल ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, चलो ठीक है जो भी है। तो अब सुन रहे हो, ये इसको बोलेंगे एक मॉलिक्यूल वाटर का, हाँ। ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर में बनाएंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि वाटर एक कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड है, क्योंकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इसी तरह का दिखेंगे। कैसा दिखेंगे, हाँ। जैसे मैं एक और बनाता हूं तुमको दिखाने के लिए, थोड़ा फील कराने के लिए, बस हो गया। ये मैं रेड बना देता हूँ, मेरा शौक नहीं कि रेड होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये जो छोटा छोटा गोल दिख रहा है वो हाइड्रोजन बनाया गया। अब बड़ा वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा हो, ऑक्सीजन साइज में बड़ा होता है, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है। वो साइज की बात होगी कहीं ना कहीं डिटेल से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर हो गया। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी जैसा जितने भी वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ना वाटर के, वो इसी तरीके के होंगे, मानी ये एक टाइप का पार्टिकल है। कोई बच्चा होगा बता सर वाटर में तो H2 होता है, ये अलग सब्सटेंस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, तो दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ था, फिर ये कंपाउंड कैसे हो गया, समझ को। इसको तो मिक्सचर बोलना चाहिए। तो फिर मिक्सचर वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, ओके, वो एनी प्रोपोर्शन होता है, ये फिक्स कंपोजिशन होता है। तो देखो जब सेम टाइप के, जब प्योर सब्सटेंस आता है ना, बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि प्योर का मतलब कोई मिलावट नहीं। ऐसा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कि जैसे मिल्क के बारे में बोलते हैं प्योर मिल्क, प्योर दूध का मीनिंग क्या होता है कि उसमें दूध में कोई मिलावट नहीं है। रियल में प्योर दूध नहीं होता, वो मिल्क खुद में मिक्सचर है। क्या है, खुद में मिक्सचर है, ठीक है ना। बोलते हैं प्योर घी, घी खुद में एक मिक्सचर है, समझो। लेकिन केमिस्ट्री के नजरिए से, साइंस के नजरिए से प्योर सब्सटेंस वो है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हो, एक ही तरह के कणों का बना हुआ हो, एक ही तरह के पार्टिकल का बना हो। वो एक ही तरह के पार्टिकल या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, समझा आपको। अगर एटम्स हुए तो एलिमेंट्स कह देंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इस टाइप के, क्लोरीन, वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। बट कंपाउंड बोलने के लिए एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है, समझा आपको। तो ये समझ में आना चाहिए। ये वाटर की जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे वाटर, तुमको पता है कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन ऑलमोस्ट, ओके, कंटेन, पता है ना, कंटेन 10 to the power 22 वाटर मॉलिक्यूल्स।
वाटर। इससे तुमको ये अंदाजा लगेगा कि मॉलिक्यूल्स कितनी छोटी स्पीसीज होती है। ऑलमोस्ट इतना 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल होता है। एक बूंद पानी में 10 का पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये जो भोपूलाल है, ये देख रहे हो भोपूलाल, ये भोपूलाल इतना होगा, इतना एक बूंद पानी में, समझ रहे हो। और इतने वाटर मॉलिक्यूल सब आपस में चिपके हुए हैं, कोई ना कोई फोर्स से चिपके हुए हैं ना। अरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ है तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स है, उसको बोलेंगे फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे आपको सर? अट्रैक्शन फोर्स ही क्यों है, रिपल्सन क्यों है? अरे रिपल्सन की बात ही नहीं करते हैं। जब वो एक साथ रह रहे हैं इसका मतलब उनमें प्यार है यानी अट्रैक्शन है, न तो जुदा हो जाते बेचारे, भाग जाते हैं। हाँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि उनको अगर मान लो कि पानी में पक्का पे डालेंगे, जमीन पे उछलेंगे तो चिपका ही रहेगा। इतना फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं है, बह जाता है। समझ उसको, फ्लूडिटी होती है इसी वजह से, लेकिन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए साथ है। इवन जो ऑक्सीजन गैस है, अब ये ऑक्सीजन गैस देख लो, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस में जानते हो कि एक ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। ये ऐसे बनता है ऑक्सीजन, जैसे मान लो ऑक्सीजन से, उसे शेयरिंग से बनता है, बाद में समझा देंगे, चलो ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल है, ओके। तो उसमें 2 है ऑक्सीजन का एटम है, इस तरह कह सकते हो, ओके। अब कंपाउंड इसको बोलना नहीं लाजमी, इसको मॉलिक्यूल बोलना ज्यादा सही है, ओके। एलिमेंट बोल दो क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं, एक ऑक्सीजन को, बट दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। कभी भी नेचर में इसको डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सीजन। माने नेचर में कभी भी ऑक्सीजन अकेला नहीं पाया जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते हैं तो ओ नहीं लेते हैं, O2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओ एग्जिस्ट एज अ O2। क्या बोले? हाँ, ऑक्सीजन के फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में, डाई ऑक्सीजन के रूप में, कभी ऑक्सीजन के फॉर्म में अकेला नहीं होता है। हाँ, क्लियर हो गया बात को? अब ऑक्सीजन गैस के बहुत सारे अमाउंट है, गैस है, ओके। तो बहुत सारे गैस यहाँ पे देखो, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। तो बहुत सारे ऑक्सीजन एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस है, ओके। तो ऑक्सीजन गैस, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे, तो उनके भी बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर नहीं होता तो इतना ऑक्सीजन गैस यहाँ पर नहीं होता, कहां से कहां फिर स्पेस में भाग जाता है, कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है वो आने के लिए। कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अलग बात है कि वो फोर्स बहुत ही वीक है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ओके। क्या समझाएगा? तो ये है, तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिला हो तो क्या बोलोगे उसको? एलिमेंट्स। एग्जांपल तौर पे O2 बोल दो, Cl2 बोल दो, ओके ना, N2 बोल दो, उसमें N जो हो गया तुम्हारा एलिमेंट का काम कर रहा है इसलिए बोल देते हैं। सेम टाइप मॉलिक्यूल्स बोल देंगे तो क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, लेकिन ये जो पार्टिकल ये है वही पार्टिकल, जो वही पार्टिकल ये है, यानी एक ही जैसे पार्टिकल के बने हुए हैं, ओके। अब मिक्सचर में एक जैसे पार्टिकल नहीं होते हैं उसमें, जैसे वालों मैंने वाटर और शुगर का बोल दिया, तो शुगर एक अलग पार्टिकल है, वाटर एक अलग पार्टिकल है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आती है कि मिक्सचर में 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने हो। अगर एक ही तरह का पार्टिकल 2 तरह का हो सकता है, तो एटम या मॉलिक्यूल सेम एटम से मिला हुआ है, बना हुआ है, तो उसको एलिमेंट्स बोल दोगे। जैसे O2 एग्जांपल के तौर पर, O2, ओके, N2, Cl2, ओके, उसके बाद S2 हाइड्रोजन गैस भी, इसको डाई ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये डाइक्लोराइड नहीं, डाइक्लोरीन बोलो। हाँ, इसको बोलो डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन डाई बोला जाएगा यानी कि वो H2 के फॉर्म में। आप जानते हो ओजोन गैस भी होता है, ओके। ओजोन गैस O3 के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है इसके बाद में करेंगे। उसके अलावा हीलियम अकेला एक ही एटम के फॉर्म में पाया जाता है, ओके। माने हीलियम 2 के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अब क्या रीजन है सबका डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। नियॉन आर्गन इस तरह के। उसका कंपाउंड की बात करें, जैसे H2O, CO2, NaCl, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखता है। इसको जानते हो? ये हाँ, निमोनिया, हाँ, कद निमोनिया की बीमारी हो गई है इसको। हाँ, मुनिया नाम है इसका, चलो ठीक है, याद रखने के लिए। बच्चा लोग नहीं आता ना बिहार बोर्ड वाले को, तो बोलते इसको निमोनिया बोलो तो याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अली का अमोनिया नाम है इसका, चलो ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो समझ में आ गया, ओके। तो ये प्योर सब्सटेंस की बात होगी। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला, अच्छा एक और बात याद ना कि जो कंपाउंड है वो तो प्योर सब्सटेंस है, तो फॉर्मूला जो होता है ना, केमिकल फॉर्मूला जो पढ़ते हो, फॉर्मूला सब जो निकालते हो, सारे प्योर सब्सटेंस के फॉर्मूले हैं। कभी भी मिक्सचर का फॉर्मूला, कि मिक्सचर बनता ही है किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, तो मिक्सचर एक फिक्स कंपोजिशन में नहीं है। मिक्सचर में कंपोनेंट, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट डाले गए हैं जिनसे वो बना हुआ है, उनका फिक्स कंपोजिशन, जब फिक्स कंपोजिशन नहीं तो कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं। क्या समझ रहा है? तो उसका एक पर्टिकुलर एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है मिक्सचर का। कभी सुने हो शरबत का फॉर्मूला लेके दिखाओ? कभी सुने हो? चीनी का फॉर्मूला सुनाई देगा, चीनी एक कंपाउंड है,
शुगर एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, तो उसका फॉर्मूला है, क्योंकि वो फिक्स कंपोजिशन में उसके एलिमेंट बने हुए या एटम्स हैं, ओके, तभी बनते हैं वो कंबाइंड होते, तो माने कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन मिक्सचर के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ओके। चलो, तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको ये भोपू लाल को भी बना लोगे, उसके बाद ये सबको लिख लो, छोटी छोटी बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके लिख लिया होगा ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? हाँ, ये सारी बेसिक है, ये सब पता है मुझे कि तुम लोग को आता है, ठीक है। चलो एटम के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? चलो ठीक है, ओके। एटम के बारे में बात करें, एटम मॉलिक्यूल सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आ जाओ, एटम्स, चलो परमाणु बोलते हैं हिंदी में, ओके, सुनो ना कभी नाम। एटम्स क्या होता है? एटम्स बाबू बहुत बचपन से पढ़े हो। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हाँ, मैटर बोल लो, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड कहलाएगा, मॉलिक्यूल, सॉरी, है ना। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानी जाएगी मॉलिक्यूल, ओके। और एलिमेंट की सबसे छोटी पार्टिकल आता है। एलिमेंट क्या होता है? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, माने कि एलिमेंट वो फॉर्म है मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो, उसको डिविजिबल नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था पहले। एटम को भी डिविजिबल नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था। डाल्टन्स लॉ पढ़े होंगे, पढ़ेंगे उसको डिटेल से। बट एटम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सबसे, जैसे ऑक्सीजन है ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा O2 तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ओके। अब ये क्या चीज से बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है, 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो एक ऑक्सीजन जो एटम है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको बोलेंगे एटम ही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द ऑक्सीजन एलिमेंट। एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट, ओके। चलो, तो एलिमेंट ही है। तो एटम्स क्या होता? तो इट इज द, मत लिखना, लिखने का मौका मिलेगा। इट इज द, आगे बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, अंग्रेजी मेरा राइटिंग बहुत गंदा होता है, पार्टिकल ऑफ एन, ऑफ एन एलिमेंट। आगे बात करते, रुको, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो, एटम्स हो गए। उसका एक याद रखना बात को, एटम्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। सबसे बड़ी बात यह है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं गए रास्ते में, कहीं भेंट हो गया है, भाई एटम इधर आओ, मिल लिए, ऐसा नहीं होता है। कहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल गया। एक्सेप्शन है कि कुछ एलिमेंट के एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे कि तुमको इनर्ट गैस पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। हाँ, इवन क्रिप्टन जिन्हें आगे पढ़ेंगे, उसके भी कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, वो आगे बात होगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हीलियम जो है, जैसे मैं बोलूं कि पहली बात तो मैं बोलो एटम्स, बोलो एटम्स जनरली, पहले एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट जनरली, क्या लिख देता हूं? जनरली ये फ्री अवस्था में, हाँ, जनरली फ्री अवस्था में नहीं पाया था। जनरली से लिखे ना, ओके, सही है। जनरली ये फ्री स्टेट में पाया, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया था, देखा गया ऐसा। लेकिन एक्सेप्शन है, ओके। एक्सेप्शन ये है कि कुछ एलिमेंट के, बोलो, एक्सेप्शन ये है कि कुछ एलिमेंट के, जैसे इनर्ट गैस, नाम सुनो ना, इनर्ट गैस या नोबल गैस जो बोलते हो, इनर्ट गैसेज लाइक, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आगे नहीं बोलेंगे, ओके, चलो, ओके। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कंबाइंड नहीं होते। आपको नेचर में बताओ, ये क्वेश्चन होता है ना सर, ऑक्सीजन ही कंबाइंड क्यों करते हैं, हीलियम कंबाइंड क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन होता है ना। ये सारे सवाल का जवाब फैक्ट के साथ यहाँ है, 11th में मौजूद, 9th 10th में नहीं था। अब व्हाई हीलियम 2 does not exist in free state या does not exist in nature, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये सारी सवाल का जवाब तुमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री यहाँ पे हम ऐसे पढ़ाएंगे ना, तुमको लगेगा नहीं, अभी तो थ्योरी थोड़ा सा लिखा दे रहा है, इस तरह पढ़ोगे जैसे लगेगा नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तुमको लगेगा फिजिक्स का मैथ पढ़ रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा पढ़ा देगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो, तो जनरली एक्सेप्शन इनर्ट गैस हो गया। याद रखना बात को कि इनर्ट गैसेस जो होती है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है ना, ये कंबाइंड जनरली नहीं करती, ओके। चलो, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, पहली बात। दूसरी बात, एटम के बारे में क्या आती है कि तुमको पता है, जैसे मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में पाया जाता, पता ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये फ्री स्टेट में, मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड, ओके। बट एटम्स जो है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ओके। कुछ एलिमेंट हैं जिनके एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं नेचर में, ठीक है ना जी।
चलो अब जो है एटम्स के बारे में बात कर रहे थे कि एटम्स का अंदर जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी बात कर लेते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम या ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पढ़ो नहीं सब तुम लोग 9th क्लास में एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां पर भी एक 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है, दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का 11th का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिटेल से पढ़ना है, वहां पे चीर फाड़ कर देंगे एटम को, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब जो पढ़े हो सारा चीज हम पूरा ऑपरेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो सब सेल सब पढ़े हो, ऑर्बिटल सब जो पढ़े हो, सब 11 में खाली तो K11 पढ़े ना 10th क्लास तक में, तो K11 हम अभी भी पढ़ाने वाले हैं। बट वो जो SPDF जो पढ़े सब पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल से, ओके। सब सेल ऑर्बिटल बहुत सारे डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पर एकदम चीर फाड़ करेंगे। बट अभी अंडर 10th महदूद है, अभी क्या है, हाँ अपने आप को महदूद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो पता है कि एटम याद ना, एटम का शेप ऑलवेज एस्पेरिकल होता है। इसको कहीं ना कहीं टैटू वैटू करवा के रख लो, ठीक है। हाँ क्या बोला मैंने, क्या बोला फिर से बोलो। हाँ, शेप ऑफ एटम इज ऑलवेज, बोलो, इज ऑलवेज एस्पेरिकल। एटम का आकार हमेशा गोलाकार होता है। कैसा होता है? हाँ स्फेरिकल होता है। अब ये भी क्वेश्चन क्यों स्फेरिकल होता है? सबसे छोटा पॉइंट जो पॉसिबल है वो स्फेरिकल है। 3D में सबसे छोटी जो शेप पॉसिबल है ना 3D में, तुम कभी सोचो कि छोटी से छोटी चीज, तुम कोई चीज का ये इसका छोटा टुकड़ा काटना चाहोगे, सबसे छोटा टुकड़ा करते करते कैसा मिलेगा, दिखाई देगा तुमको? अरे कोई ये पेनो काटो, बुचड़िया का एकदम पिस पिस के करो, सबसे छोटा टुकड़ा क्या दिखाई देगा तुमको? गोला ही मिलेगा तुमको। तो वो ऐसा है, और आगे बाद में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी हम हर चीज में बात की बात क्यों करते रहते हैं? इसलिए करते रहते हैं कि बहुत चीजें पढ़नी है, बहुत सारे सवालों का जवाब तुमको जब चैप्टर पढ़ोगे पूरा 11 में बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं, नहीं अभी और पढ़ना है, पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब्र बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। शेप ऑफ एटम इज ऑलवेज स्फेरिकल, याद है। मॉलिक्यूल का शेप फिर स्फेरिकल भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। तुम सुनो टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ये सब नाम सुने हो? टेट्राहेड्रल जैसे ये सब पढ़े होगे मिथेन के बारे में, तो मिथेन के बारे में पढ़ो तो टेट्रागोनल लिखा हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सुने हो ना? तो वो सब अलग से सब बात करेंगे, यानी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हम डिटेल से स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, वाटर का शेप कैसा होता है, ठीक है ना। शेप के बारे में बात करने 9th में ये सब नहीं हुआ था लेकिन यहाँ बात होगा। तो अभी याद ना कि एटम का शेप तो लेकिन हमेशा वो कोई भी एटम हो, क्लियर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पता है, एटम को पहले बनाओ, चुपचाप बनाए। मिस सारा चुप हो तुम, कुछ तो बोलो, तुम नहीं बोलती हो तो मन नहीं लगता है। ये क्या है? एटम। क्या है? आइटम नहीं है एटम है, ठीक है चलो एटम। और ये तुम जानते हो इसको, ई महाराज को तो जानते हो, न्यूक्लियस। एटम के 2 पार्ट होते हैं, ओके, देयर आर 2 पार्ट ऑफ एन एटम। फर्स्ट इज इनसाइड द एटम, एक इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। एक इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोल देंगे, एक न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग बोल देते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ओके। तो इनसाइड द न्यूक्लियस पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 महाराज रहते हैं खास तौर से, वैसे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बट 2 मेनली होते हैं। 3 ही पार्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एटम को बनाने में, ठीक है ना। वो 3 पार्टिकल जानते हो, वो तो महाराज को तो बहुत बचपन से जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या जी? ये तो जानते हो। और ये भी जानते हो कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बहुत चाहता है, तो वो अंदर एक ही साथ रहता है, ठीक है ना आगे पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियस में बना देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ, एटम को थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, तो मुझे तो जूम करके बनाता हूँ। ये तुम्हारा एटम है, जितना बड़ा मैंने बनाया है इसमें तो लाखों करोड़ों इसी में एटम होगा बोर्ड का लेकिन मैंने समझा दिया कि जूम करके मैंने बना दिया, इसे मैं जूम कर दिया इसको, ठीक है, हाँ जूम कर दिया। और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ओके। और न्यूक्लियस पे कौन चार्ज होता है बाबू, बोलो? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है? ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। हाँ सब बताएंगे, सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा, फिजिक्स का चैप्टर सब क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या आएगा? 12th के पार्ट में, सेकंड वॉल्यूम में, तो वहाँ खुल्लम खुल्ला पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी का नाम सुनो ना, सब पढ़ेंगे डिटेल से। तो इतना 11th 12th पढ़ने के बाद बहुत ज्ञान हो जाएगा, तब तुम मास्टर नहीं हो जाओगे,
ठीक है बता रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना हुआ डिटेल से, तो बहुत सारे सवाल का जवाब है। अभी क्वेश्चन, ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आया, सर वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्यों एक साथ, क्यों एक साथ रह रहे हैं, क्या वजह है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या प्यार है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज तो है ही नहीं है, सारे रीजन है सबके, सब धीरे धीरे बताएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, अभी तो मानना पड़ेगा, मान लो, हकीकत मान लो अभी, बस दिल पे सब्र करके, ठीक है। हाँ ठीक है जी। और एक इलेक्ट्रॉन जो महाराज है वो इसके चारों ओर, माने कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, चक्कर लगा रहा है, ये मान के चल रहा है, बट दिस थ्योरी इज नॉट 100% करेक्ट। वो 11th में प्रूव हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, ठीक है। हाँ अभी मान लो कि इलेक्ट्रॉन, ओके सुनो ना, इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ओके। चलो तो पहली बात समझाया, तो एक एटम के कितने पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, एक इनसाइड द न्यूक्लियस, एक आउटसाइड द न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड आउटसाइड द ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। हाँ पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, तो इसको लिखाते हैं, मैं तुम लिखो, नोट करो इसको, पहले लिखो, मैं कुछ लिख देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ कुछ बात, ओके। देयर आर, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, इसको स्टार देकर ना लिखना, ऐसे करके लिख देना तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, एरो दे करके, ठीक है। चलो लिखो, मैं इसे देयर आर, फटाफट लिखो, मैं समझा देता हूँ, पहले इसको मैं पॉज कर देता हूँ, नोट कर लूँगा, ओके हो गया। चलो ठीक, एक चीज़ बात मैंने लिखा है, एक चीज़ समझो, एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। ये समझना कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज का लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कितना गुना? 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम का साइज। इसको फर्ज करने के लिए समझने के लिए, जब हम लोग पढ़ेंगे ना रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ओके, रदरफोर्ड का लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बात को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा होता है, जैसे कि एक फुटबॉल का, समझो कि क्रिकेट फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल का क्या है, उस फील्ड में मान लो कि वो पूरे फील्ड को तुम एज्यूम कर लो कि वो एटम है, तो उस फील्ड में एक मक्खी बैठी हुई है ना, काली सी, वो मक्खी को तुम थोड़ा देर के लिए फर्ज कर सकते हो क्या है, न्यूक्लियस है। माने इस तरह फर्क है साइज में। अब कैसे इस साइज का मान के एक्सप्लेनेशन मिला, ये एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, अल्फा एक्सपेरिमेंट से तुमको समझ आ जाएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, जो 9th में पढ़े ना, वो 9 से भी ज्यादा ग्रेट एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा, ठीक है, चिंता मत करो कि क्यों उसका वॉल्यूम, ऐसे बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मच मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके। वॉल्यूम के हिसाब से भी बोल सकते हो, साइज के हिसाब से भी बोल सकते हो भैया। न्यूक्लियस का साइज भी स्फेरिकल बोलते हैं, एटम का साइज भी स्फेरिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा, न्यूक्लियस का साइज करीब करीब 1/1,00,000 टाइम्स, 1/1,00,000 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द एटम, ओके। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, इससे समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इसको मिटाओ, हो गया। तो देखो अब मैं कुछ क्या करता हूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा कहानी बक देता हूं, क्या बक देता हूं, कहानी, ओके। विद्या वाली कहानी नहीं है ये, दो कहानी बना करके बैठी हुई है, कमा कमा करके ना जी। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं साहब, किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसके चार्ज की बात कर लेते हैं। अब डिस्कवरी के बारे में बात मत करेंगे, चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसके मास के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। किसके बारे में बात कर लेते हैं, और अगर तुम बोलो कि इसके कौन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो -1.6। अभी तुम लोग 11th में पढ़ रहे हो ना, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि चार्ज का मतलब तुम लोग नहीं समझोगे, वैल्यू तो तुम पता है, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ना, इसको बोला गया एक यूनिट चार्ज। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने, इसको धोखा धाके ई बोला गया, धोखा धाके नहीं, पक्का पाके ई बोला गया। ई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, इसलिए ई लिखा जाता है, समझे उसको, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। माने इससे छोटी चार्ज पॉसिबल, अगर मैं लिख दूं कि 1.6 into 10⁻⁻20 ऐसे लिख दो, तुम समझ जाना कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये गलत है,
क्योंकि 10 का पावर -19 बड़ा है कि 10 का पावर -20 बड़ा है? ये बड़ा है, ये तो छोटा हो गया महाराज। तो ये चार्ज पॉसिबल, यानी इसका मीनिंग हुआ कि ये E/10 है। कितना लिखा हुआ है? E/10 लिखा हुआ है, समझ बात को? E/10 लिखा हुआ है, देखो ना 10 ऊपर ले जाओगे तो, अरे यार 10 का पावर -20 है ना, ऐसा करो तो अब ये 10 नीचे ले जाओ, नीचे 10 हो गया, ये तो E हो गया, तो E/10 हो गया। तो ये इसका मतलब हुआ कि E का 10 पार्ट इस इलेक्ट्रिक चार्ज से छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको नंगड़ा लल्ला बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक E पॉसिबल है, 2 E पॉसिबल है, 3 E पॉसिबल है, हाँ प्लस माइनस चलेगा इलेक्ट्रॉन के निकलने और आने से। E यूज्ड नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, E यूज्ड फॉर एलिमेंट्री चार्ज, समझे बात को? हाँ, गलती मत करना, फिर बाद में पछताना पड़ेगा अगर बड़ी बात ना समझे तो इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको बोलते थे -E। तो मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो बोलोगे -E। E मतलब एक यूनिट चार्ज को बोला गया E, समझ बात को? मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता तो क्या बोलोगे? -2E। मैं बोलूंगा 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता तो क्या बोलोगे? -3। मैं बोलूंगा 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता तो -4। प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम को तो जानते हो बहुत दिन से, साइंटिस्ट है ना, कूलम में सही नोट है चार्ज का, तो इसको +E बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, एक प्रोटॉन का चार्ज +E। 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -40, 4 प्रोटॉन का चार्ज +40, प्लस माइनस बोलना पड़ेगा चार्ज, ओके। चलो, और न्यूट्रॉन के बारे में क्या कहना है? इनका चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। कौन पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल, से न्यूट्रल नाम रख दिया है। मास के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो कहने छट्टन बड़न दुखन, सुने हो ना कहावत, छट्टन बड़न दुखन, वही है। और जितना बुटियरिया है उतना बड़ा काम है इसका, सबसे ज्यादा डांस करता है इतना मास होता है, ठीक है। 9.1 10 का पावर माइनस, वैल्यू याद करना है, इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट जानना, ओ इतना कम है, ज्यादा है, इतना, ऐसे ही सब लॉजिकल याद रखो, ठीक है। वैल्यू पर टेंशन मत लेना। और ये तो जानते हो साहब, 10 का पावर -27 kg। ग्राम में लिखो तो -4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कहीं पर करके नहीं हम झगड़ा कर लेना मुझसे। न्यूट्रॉन का मास करीब इतना ही होता है, प्रोटॉन के मास के करीब ही होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास ना प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोटॉन से थोड़ा हैवियर होता है न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से हेवियर होता है, हाँ याद रखना। उसके बारे में डिटेल से बात होगी, समझ में आ गया ये? और डिस्कवर करने वाले इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का पता है गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, सब फलना ठिकाना बात लिखने के जो सर 1999 1997 सब कुछ भी चक्कर में जाना, हिस्ट्री नहीं जाना, ठीक है। मेन पॉइंट पे आना है, उसको लिखना है, इसको नोट करो अच्छा से। अच्छा एक बात याद ना, एक बात बताता हूँ, ये जो मास है ना, इस मास इसी यूनिट को कहा गया एक AMU, सुने हो, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को एक AMU कहा जाता है। तो ये मास की यूनिट मानी गई है, स्मॉलेस्ट यूनिट मानी गई है, इसको 1U भी बोलते हैं, 1U यूनिफाइड मास, यूनिफाइड, सुनो ना 1U। जैसे मैं बोलता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो कार्बन का बोलते हैं ना 12, तो लिखते 12U लिखा जाता है, 12 नहीं 12U, या तो 12 AMU बोलो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओके। धोखा से मत बोलना एटॉमिक मास यूनिट है, और धोखा से फुल स्टॉप मत लगाना। मैंने बेसिक साइंस पढ़ाया तुम लोगों को, 10 लेक्चर लिया, तो उसमें मैंने ये यूनिट लिखने का कम से कम 13-14 नियम बताया, छोटी छोटी बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई, इतनी गहराई की बातें बताई हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते सर कहाँ से उठा के लाए होंगे, समझ रहे हो? लेकिन पूरा वेल प्रूफ मैंने बताया वहां पे, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो AMU अब यूज नहीं होता है, अब यूज होता है यूनिफाइड मास। ये न्यू कन्वेंशन है, UPSC के द्वारा बनाया गया है सिंबल, ठीक है। यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। तो 12U हो गया, तो 12U यानी कि 12U समझे, इतना मास का 12 टाइम्स, माने इसको बोल दियो एक बटखरा, कितना बटखरा, तो 12 गुने बटखरा, 12 बटखरा हो गया, उस बटखरा से 12 बार तोड़ दो तो कार्बन हो गया, एटॉमिक मास, सबसे छोटा एटॉमिक मास, बात करेंगे इसको, ठीक है जी। चलो, तो ये 1U कहलाता है, इसको 1U बोल देते हैं, इसको भी 1U बोल देते हैं इसके लिए। अब कार्बन का 12 क्यों होता है? क्योंकि 12 न्यूट्रॉन होता है कार्बन में, 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है, ठीक है। 6 प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का मास को 1U बोलते हैं, तो 6U प्लस 6U कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है ना महाराज, का क्या है, इतना गुना कम है, लगभग 2000 गुना बड़ा है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से, लगभग 2000 गुना बड़ा है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से, या उल्टा बोलो 1/2000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से, समझे को? वैसे एग्जैक्टली 1837 गुना बोलते हैं, 1837 गुना, लेकिन 2000 बोल देता है, चलता है इतना, इसलिए छोटे से वैल्यू में, बुझ गया अब? तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें मैं लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर हो गया? दूसरा बात, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके,
इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। ये क्या बताया? हाँ इंपॉर्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूट्रॉन का मास ना प्रोटॉन के मास से 2 इलेक्ट्रॉन के मास का 2 गुना बड़ा होता है। यानी कि इस रिलेशन से ये याद है ना कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास खुद में बहुत कम है। खुद में बहुत कम का मतलब होता है कि 10 का पावर -31, समझ रहे हो, बहुत छोटा, -31 है, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्टली बात करो तो प्रोटॉन से कहीं ज्यादा बड़ा भारी होता है, हल्का भारी होता है न्यूट्रॉन। अगर तुमसे पूछा जाए विच फंडामेंटल पार्टिकल्स इज मोस्ट हैवीएस्ट, कौन बड़ा भारी है तीनों में से, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात होगी। ठीक है, मतलब ये रिलेशन है, बाद में बात करेंगे इस पर, तो छोटी सी बात है। तो इसको नोट कर लो पहले, चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं इसको लिख देता हूँ। ये सब बात याद रखना, ठीक है। 1U मतलब समझे ना, एटॉमिक मास यूनिट बोलो या यूनिफाइड मास बोलो। ये मास की छोटी यूनिट है, ये ई किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट नेचर क्या है? अलग अलग है। अच्छा ये बात तो पता है ना, ये भी लिख सुनो, एक मिनट सुनो, मैं लिख देता हूँ पहले, एक चीज लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन इज ओके हेवियर का स्पेलिंग बोला सही है? ये होता है ना हेवियर फंडामेंटल पार्टिकल्स, या हेवीएस्ट बोल दो ना, अच्छा लगेगा। हेवीएस्ट, अंग्रेजी थोड़ा सा मुझे कम आता है। फंडामेंटल, डल लिख दिया, डल, फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि एटम के अंदर केवल 3 ही पार्टिकल होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन एटम्स। तुम सुने होगा मिसॉन, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, फलाना टिकाना नाम सुने हो ना, सब आएगा। नहीं सुने ना, मुझे मुंह से सुन लो अभी। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत तरह के होते हैं एटम के अंदर, अभी भी स्टडी चल रहा है, एटम के अंदर साइंटिस्ट घुसे हुए हैं लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम को मेनली मुख्य रूप से बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ यस यस, न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, लिख देना, हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे भारी होता है ये, ओके, तीनों में से। दूसरी बात कि तुमको पता है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को हम कभी सिंबल में लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं ई के ऊपर माइनस लगा दूंगा, अब प्रोटॉन के ऊपर क्या लगा दूंगा? प्लस, और न्यूट्रॉन के ऊपर N0 लगा दूंगा, समझ आना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज लिखूं, बोलूंगा -E, ई के ऊपर माइनस लगाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, और पी के ऊपर प्लस है, प्रोटॉन लिखा मैंने। लेकिन मैं बोलूँ प्रोटॉन का चार्ज बताओ तो प्लस E, 2 प्रोटॉन का चार्ज बताओ प्लस 2E, क्लियर हो गया। ई स्टैंड फॉर एलिमेंट्री चार्ज, ई मैं लिख देता हूं यहां पर, ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, या फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। एंड एलिमेंट्री चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, ओके, पॉसिबल, 10⁻⁻19 कूलम, इसको ई बोला गया, ठीक है। क्या समझ आ गया? अब तुमको ये भी पता है, दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है बाबू, तुमको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, बताए थे ना। तब तो प्रोटॉन एकदम बाहरी से अपना चक्कर लगा रहा है, जैसे आवारागर्दा से छोटा सा ना होता है, बाहरी से चक्कर लगा रहा है वही होता है। तो अट्रैक्शन का चीज पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बचपन से ये पढ़े हो, और 10th में ये तो रटाया गया था चलो उसके बाद नीचे दिखेगा, और प्लस प्लस अगर ले लो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल के लिए बाहर एरो बनाते हैं, अट्रैक्शन के लिए अंदर अंदर एरो बनाते हैं। और ये बार या तो ये यही ले लो, या माइनस माइनस ले लो महाराज, रिपेल करेगा ना, सो रिपल्शन, ओके। अब ये मत बोलना सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, तब तो वो एक साथ रह रहा है ना, ऑब्वियसली है। तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल में हमेशा अट्रैक्शन होता है, इन सब चार्ज की बात है ये सब, ठीक है। तो हड़बड़ाहट बहुत सारी चीजें, अगर अभी देना शुरू करेंगे तो हम अभी ये इसी चैप्टर में लग जाएंगे, पता चला, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हो गया ना ये, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन, या माइनस प्लस में अट्रैक्शन, और प्लस प्लस में रिपल्शन, और माइनस माइनस में भी रिपल्शन, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। चलो आगे मैं बात करता हूँ, कुछ खास बातें कर लेता हूँ। चलो एक और खास बात है, उसके बाद चलेंगे। चार्ज की यूनिट को क्या बोलेंगे? ई,
चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलेंगे ई, ई स्टैंड फॉर एलिमेंट्री चार्ज, ओके। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, ओके, ये जानना, कंफ्यूज नहीं होना। आप सुनो, एक और पॉइंट है, ओके। एटम जनरली, ओके, एटम्स जनरली आर न्यूट्रल, जनरली एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल दो, अच्छा वर्ड है, इलेक्ट्रिकली, हाँ ये तो पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जनरली न्यूट्रल, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, सुने हो? उदासीन का मतलब समझते हो? नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, समझो। दुनिया में कोई ऐसी बॉडी है ही नहीं जिसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जब भी हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज की बात करते हैं, तो नेट चार्ज जीरो हो सकता है। नेट चार्ज किसी बॉडी पे जीरो है तो हम मानते हैं कि वो बॉडी न्यूट्रल है। नेट चार्ज जीरो नहीं है तो उस आधार पर हम लोग कहते हैं बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है ना? बात समझे? अब ये चार्ज कैसे बनता है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे तुम लोग सोडियम एटम के पहले बात करते हैं, सोडियम एटम की किसी बात कर लेते हैं, सोडियम के एक एटम की बात करते हैं। तो तुम जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? आएंगे हम लोग पढ़ने वाला है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास का टॉपिक आने वाला है। तो सोडियम के एक एटम में ये देखा गया कि सोडियम के एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन रहता है, अब 12 न्यूट्रॉन रहता है। ये देखा गया बाय द एक्सपेरिमेंट, ओके। ये देखा गया कि सोडियम के एक एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, अब बाहर में जो है, ओके, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ओके, उसका रक्षा कर रहा है, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब डिफरेंट सेल्स में होते हैं, वो बात करेंगे बाद में, ऑर्बिट्स में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब बताओ कि सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है साहब? 11 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा लिख रहा हूँ। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा बताओ? -11 ही, हाँ, और 11 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +11 ही, है ना? एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, तो +11 इलेक्ट्रॉन का +11 ही, ओके। नेट चार्ज बताओ कितना हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल ये जो सोडियम एटम है वो न्यूट्रल है कि नहीं है? नेट चार्ज कितना है इस पे? चार्ज किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से चार्ज आएगा ना। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या तो इलेक्ट्रॉन घट जाए। तो जनरली प्रोटॉन न तो घटता है न बढ़ता है, प्रोटॉन अपने घर से बाहर निकला है। प्रोटॉन जो है वो पीएम है, मोदी जी हैं, समझे बात को? इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, समझे? वो इतने सुरक्षा के घेरे में रहते हैं ना, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, उनके अगल बगल का जो उनका भक्त सब होगा, यानी भक्त सब जो कर रहा होगा, या जिनका जो बॉडी गार्ड सब होगा, वो मरेगा अगर उन पे कुछ अगर अटैक होता है तो, है ना? तो यही है। तो इलेक्ट्रॉन उसका बॉडी गार्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ही आता है जाता है, बात खत्म। अभी याद रखना, इलेक्ट्रॉन ही घट सकता है या, तो इलेक्ट्रॉन के घटने से या बढ़ने से ही चार्ज आते हैं किसी स्पीसीज पे, किसी केमिकल स्पीसीज पे। क्लियर है बात को? अब अगर इलेक्ट्रॉन घट गया यानी कि निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो नेगेटिव कम हो जाएगा, अब प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, तो प्रोटॉन तो बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। जब पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव छोटा, तो ओवरऑल नेट चार्ज पॉजिटिव, ठीक है? अभी बताते हैं, पहले समझ आ गया? अभी तो इस सोडियम पर कितना चार्ज है बताओ? 0 मैंने लिखा, दिखा दिया अरे सर दिखा दिया ना। तो सोडियम अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, नो, गलत बात। नेट चार्ज 0, नो चार्ज कभी नहीं बोलते हैं। ये तो बोले ना हम कि दुनिया का कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर। चार्ज इन स्ट्रिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, जैसे मास हर बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज भी हर बॉडी की, क्योंकि वो एटम का बना ही होगा। एटम है तो इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार्ज उस पर होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा ही होगा। क्लियर होगा ना? हाँ, नेट चार्ज 0 होगा, इस आधार पर हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। कैसे में आया? तो चार्ज मास आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ओके, या बॉडी। ओ, इंट्रिंसिक मतलब जो होना ही होना है, ठीक है ना? हाँ, ये चीज है। तो नेट चार्ज 0, दैट मीन्स एटम इज न्यूट्रल। बट अब ये पे एग्जांपल देखो, चलो बाबू देखो यहाँ, मिस सिफा ध्यान देखो बाबू, ओके। सोडियम एटम इज न्यूट्रल, चलो ठीक है। अब बताओ, सोडियम में 11 प्रोटॉन नहीं बाहर निकले, पहले वाला प्रोटॉन मोदी जी हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, वो एकदम रक्षा में है। इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब सोडियम मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। मान लो सोडियम जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहने हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था?
अब एक इलेक्ट्रॉन का हम दे देते हैं किसी को, गरीब आदमी आया था, भिखारी आया था, हम उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब प्रोटॉन अभी भी कितना है इसके पास? 11। अभी भी प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है। अब बताओ, एटम में तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा ना, बट यहाँ पर आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लोगे? -10 ही। 11 प्रोटॉन का चार्ज क्या लोगे? +11 ही। तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? प्लस ही, यानी इसको +1 बोल देता है ऐसे करके। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस आएगा। प्लस के आना लाजमी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला घट गया है तो पॉजिटिव वाला बढ़ गया होगा, ऑब्वियसली है। तो प्रोटॉन तो घटता बढ़ता नहीं, तो मैंने कि इलेक्ट्रॉन जब घटेगा तो प्रोटॉन का वैल्यू तो बड़ा हो ही जाएगा ना। तो प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला छोटा, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आना है। ओके, अब तुम इसको बोले थे कैटायन, याद होगा, कट के निकल जाए तो कैटायन, कट के निकल जाए तो, और आ गया तो एनायन, आ गया यानी एनायन, याद कराया था ना मैंने। हाँ, तो ये तो एक प्लस आ गया सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम आयन बोलते हैं, या इसको सोडियम कैटायन बोल सकते हो। 1 दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खाली +1 नहीं, +1 का लोग एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, क्लियर हो गया ना। अब इस पे ओवरऑल चार्ज है, तो इससे पता चल गया कि चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, घटने बढ़ने से नहीं, घटने से नहीं बढ़ेगा, बढ़ने भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज आता है, पढ़ो ना। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द चार्ज? सुनो ना, चार्ज होने का क्या रीजन है, या चार्जिंग का क्या रीजन है? तो रीजन पढ़ो ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन two bodies are rubbing each other, okay, electrons are transferred from one body to another body, okay, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की होती है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाता है नेगेटिव चार्ज। पढ़े होने से बच्चा 10th क्लास में पढ़े होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया तो, जैसे ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? ऑक्सीजन एटम है, 8 होता है इसका, इसमें 8 प्रोटॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ओवरऑल नेट चार्ज 0 है। अब ऑक्सीजन का क्या, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गया, बेचारा गरीब है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन को तो छेड़छाड़ नहीं करो, प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ओके, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 प्रोटॉन हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन का -10 ही है, और 8 प्रोटॉन का +8 ही, घटा देंगे -2 ही हो गया, यानी कि इस पर कितना चार्ज आ गया? -2। ऐसे लिखो, अच्छा लगता है, -2, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि एक्सेस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई थी, तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया ना। इसको अनायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनायन। ये तो नेट 0 नेट चार्ज 0 लिखने, क्लियर, यहाँ पर नेट चार्ज आ गया, इसको अनायन बोलते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए अनायन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कट के निकल गया, इसे नाम क्या बोलोगे? कैटायन, ठीक है ना। ये सब किताबें नहीं मिलेगा, कट के निकल गया ठीक है, चलो बात समझाया आपको? कोई डाउट किसी को? बहुत सारे बच्चों को एनायन के टाइम में कंफ्यूजन रहता है कि प्लस को बोलना एनायन के टाइम, हम जो बोले नहीं, कट के निकल, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं कभी भूलोगे। ये सब टॉयलेट में बैठ के सोचे हैं बहुत दिन तक, हाँ, एक्सपीरियंस है सब, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया तुम्हारा चार्ज स्पीसीज। कोई डाउट किसी को? अभी इससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कितना, किसी स्पीसीज में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है, याद ना। अब आगे जब, अब तुम अभी फिर झगड़ा करोगे मुझसे कि सर न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ प्रोटॉन को तोड़ेंगे, बम बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में सुनो, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़े थे ना, लास्ट में थोड़ा सा पढ़ाए थे। तो यहाँ पर तो डिटेल से पढ़ना है, बहुत ज्यादा बम बनाएंगे हम लोग। चलो इसको नोट कर लो, लिख लो, तो कहना